हेलो फ्रेंड्स। टुडे जो आर्टिकल हम एनालाइज करने वाले हैं वो द हिंदू में अगस्त 7 को पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल का टाइटल है एकेडमिक रिसर्च इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। और इस आर्टिकल के ऑथर हैं आर बी ग्रोवर, जो कि इमेरिटस प्रोफेसर हैं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में, और वो मेंबर हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो ये आर्टिकल जो लिखा गया है वो जो साइंस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को लेके जो पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिवाइज करने का, उसको रिविजिट करने का प्लान कर रही है। और ये पॉलिसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पॉलिसी के तहत एजेंसीज, जो गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसीज हैं, वो नेशनल लेबोरेटरीज को या हायर एजुकेशनल सेंटर को फंडिंग करती हैं रिसर्च के लिए। तो ये पॉलिसी के आधार पे, एसटीआई पॉलिसी के आधार पे जो गाइडलाइन बनती हैं, उस गाइडलाइन के आधार पर रिसर्च के लिए देश में फंडिंग होती है, जो कि डिफरेंट लेबोरेटरीज या यूनिवर्सिटीज़ या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं। तो ये पॉलिसी का गोल क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो हम अगर ग्राउंड रियलिटी की जो बात करें कि देश में रिसर्च की क्या पोजीशन है, तो हम देखते हैं कि रिसर्च को लेके जो गवर्नमेंट का इंडिया तो जो रिसर्च को लेके जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है, तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी लोअर है कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज़ के। भारत में उस तरीके से फंडामेंटल रिसर्च को या अप्लाइड रिसर्च को लेके उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसा कि दूसरी एडवांस कंट्रियां कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और जो भारत में जो इंडस्ट्री है वो भी जो उनका भी जो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। आवर इंडस्ट्री has not reached a stage where they can absorb research being done by higher educational institutions। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी वाली इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एयरक्राफ्ट, डिफेंस, स्पेस क्राफ्ट, मेडिकल, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में जहाँ पर कि हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर उन इंडस्ट्री में इंडिया के द्वारा जो इंडियन कंपनी है या इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, हम देखते हैं कि बहुत कम है। तो यहाँ पर दो चीज़ें उभर के आती हैं कि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो जो इंडिया में जो रिसर्च हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी कम है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिलिट्री एप्लीकेशन हो या फिर स्पेस में या फिर प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कम्युनिकेशन में, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ 5G में इंडियन कंपनी द्वारा कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क नहीं किया गया है, कोई प्रोडक्टाइजेशन नहीं हुआ है, मोस्टली हम यूजर हैं। ठीक है, तो इसकी कारण ये है कि जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो फंडामेंटल रिसर्च पे, जो विद इन कंट्री या आउटसाइड जो भी रिसर्च हो रहा है उसका वो प्रोडक्टाइजेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दे आर simply using off the shelf product from available in different world over different market, और उनको यूज करके वो यहाँ पर अपना सेटअप बना रहा है। और ये उसका कारण ये है कि इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वट एवर द रिसर्च इज हैपनिंग इन इंस्टीट्यूशन।
तो ये सारा जो रिसर्च है, इसका रिसर्च के ऊपर जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है, उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज ये है कि उससे, उस रिसर्च से कुछ समथिंग यूजफुल निकल कर आए, जो कि कंट्री की या लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट को मीट करे। और ये तो एक इमीडिएट, एक इसमें टाइम को लेके भी रहता है, एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म में एक कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे लॉन्ग रेंज वैल्यू ऑफ एक्सप्लोरेशन इनटू न्यू एरिया वेयर ए यूजफुल आउटकम कैन नॉट बी फोरसीन। सपोज आप किसी फील्ड पे इन्वेस्ट करते हो जिसमें इमीडिएट प्रैक्टिकली उसका इंडस्ट्रियल या एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन वो एरिया में फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विल कम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इमीडिएटली आपको विजिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट उस एरिया में या रिसर्च इंस्टीट्यूशन उस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। और इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उन चीज़ों पे प्रायोरिटी दें, उन चीज़ों पे प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट करें जो सेक्टर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ या नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें निकल कर आती हैं कि भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कम है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री के। दूसरा, हम ये देखते हैं कि भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिसर्च को एब्जॉर्ब करने में उतनी सक्षम नहीं है। जो भी फंडामेंटल रिसर्च हो रहा है उसको कंपनियां प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना या उसका यूज करना के तौर पे, या उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना, उसको लेके हमारी कैपेसिटी में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में कमी है। और यही एक कारण है कि हम देखते हैं कि जो हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उसमें भारत की इंडिजिनियस कैपेसिटी कम है। और इन एरिया पे भारत को काम करना है, इन एरिया पे हमें अपना रिसर्च को फोकस करना है, क्योंकि जो हमारा गोल है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, भारत की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए रिसर्च को प्रायोरिटाइज करना, रिसर्च से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनका प्रोडक्टाइजेशन होना, उनको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये हम सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है। तो ये जो चीज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको लेके कई सारे फ्रेमवर्क हैं, क्योंकि रिसर्च तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें कई कैटेगरी होती हैं, जो कि वो अप्लाइड रिसर्च है या फिर वो फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिक साइंस पे आप कर रहे हो या उसका अप्लाइड एप्लीकेशन पे कर रहे हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पहले जो हमारे फ्रेमवर्क थे उसमें कई तरीके की कैटेगरी बनी गई हुई थी। तो ये जो पहले जो कैटेगरी था रिसर्च को बेसिकली कई सिलोस में बांटने का, कि आप उसे बेसिक साइंस या फिर आप उसे बेसिक या प्योर या फिर अप्लाइड या फिर एकेडमिक, इंडस्ट्रियल, प्रैक्टिकल, उस आधार पे आप रिसर्च किया करते थे। लेकिन अभी जो एक मॉडल है, एक जो फ्रेमवर्क है जो नासा द्वारा दिया गया है, वो उसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल एक बेसिकली मेजरमेंट सिस्टम है जो कि असेस करता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का मैच्योरिटी लेवल। तो
यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि हमें जो नासा ने स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उस फ्रेमवर्क का नाम है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। ये एक तरीके का मेजरमेंट सिस्टम है जो कि असेस करता है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का मैच्योरिटी लेवल। और ये लेवल जो है अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के कई लेवल्स होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, वो नंबर ऑफ लेवल्स कैन वेरी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उस प्रोडक्ट में जो यूज होती है, उसके कई स्टेजेस के थ्रू वो फाइनली वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। वो स्टार्ट होता है फर्स्ट लेवल पे, जहां पर कि बेसिक फंडामेंटल जो साइंस के हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ये इसमें उस ऑब्जर्वेशन से हम नए रिलेशन, नई खोज करते हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सिस्टम के बारे में, और वो हमारे बेसिक रिसर्च का पार्ट होता है। और इसका जो कल्मिनेशन होता है वो आपने जो खोज किया, आपने जो नए रिलेशनशिप डेवलप किए, उसका पब्लिकेशन पे। तो ये जो पहला स्टेप है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल का, जो कि एक टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम है, जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी को असेस करता है। इसमें जो फर्स्ट लेवल होता है वो एक ऑब्जर्वेशन होता है बेसिक प्रिंसिपल्स का। किसी भी पर्टिकुलर जो भी एरिया ऑफ साइंस है उसके बेसिक प्रिंसिपल का ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन से जो हमको चीजें निकल के आती हैं, जो हमको डिस्कवरी निकल के आती है, उसका पब्लिकेशन है। दैट at this first level of TRL conclude to the publication of that observation। लेकिन चीजें यहां पर खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हमको उस ऑब्जर्वेशन से हमको अगर कोई यूजफुल प्रोडक्ट हमको निकालना है, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी है, तो वो जो रिसर्च से जो फर्स्ट लेवल पे जो रिसर्च हुआ उसको से हमको आगे उसको लेके जाना है। तो उसमें जो सेकंड लेवल है टीआरएल का, उसमें हमको बेसिकली क्या करना है कि उस जो प्रोडक्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसका बेसिकली हम उसको कॉन्सेप्ट उसका प्रिपेयर करते हैं। मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसको हम लेबोरेटरी के इन्वायरमेंट में कैसे उसको वैलिडेट करेंगे। उसको या तो आपका एक लिमिटेड एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो या फिर कंप्यूटर के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू हो। ये चीज जब आप लेबोरेटरी लेवल पे उस कॉन्सेप्ट को आप प्रूव करते हो, जो कि आपने फंडामेंटल साइंस के फंडामेंटल को ऑब्जर्व करने के बाद आपने डिस्कवर की है, और उसको आप प्रूफ करते हो लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में, ये सेकंड लेवल पे होता है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट का जिस एक्चुअल इन्वायरमेंट में जिस प्रोडक्ट को काम कर रहा है, वो लेबोरेटरी इन्वायरमेंट नहीं हो सकता है, वो बाहर का रियल लाइफ का इन्वायरमेंट होगा, जहां पर कि उसको इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस डिफरेंट काइंड के फील करेगा आपका प्रोडक्ट कंपेयर टू लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से एक्सपोज होगा, शॉक से एक्सपोज होगा, ह्यूमिडिटी से एक्सपोज होगा, वाइब्रेशन होंगे उसमें।
तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो उसको रियल सिचुएशन में जो वो एक्सपीरियंस करेगा, उस इन्वायरमेंट में वो प्रोडक्ट को आपको टेस्ट करके देखना है। और ये चीजें आप थ्रू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करके करोगे, और उस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन से जब वो रियल लाइफ इन्वायरमेंट में, रियल इन्वायरमेंट में अगर वो सक्सेसफुल रहता है, फिर आप एक उसका एक्चुअल प्रोडक्शन करोगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट से लेके एक्चुअलाइजेशन जो है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने में। और टीआरएल के अलग अलग लेवल होते हैं जहां पर इस सारी चीजों को मेजर किया जाता है, और उसके बाद उस लेवल पे सेटिस्फाई होने पर उसे दूसरे लेवल पे लेके जाया जाता है, जहां पर कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट को, उसको प्रोडक्ट को या टेक्नोलॉजी को मीट करना रहता है। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसमें कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है और प्रोडक्ट का रियलाइजेशन होता है। तो केवल यहां पर एक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश कर देने भर से आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्योंकि रिसर्च पेपर आपको जो आइडिया देता है, उस आइडिया को रियल ऑपरेटिंग कंडीशन में प्रोडक्ट के तौर पे डेवलप कर पाने में के बीच में बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल में अलग अलग लेवल में होते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट को एक दूसरे फ्रेमवर्क में, जिसमें टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उसे पहला जो रिसर्च पेपर है उसे एकेडमिक रिसर्च कहा जाता है, और दूसरा जो ये दूसरे स्टेप्स हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, उसको पोस्ट एकेडमिक रिसर्च के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है। तो यहां पर दो स्टेप्स हैं, PAR और PAR, पोस्ट एकेडमिक रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च। तो ऑथर का यहां पर जो कहना है कि जो हम देखते हैं कि भारत में जो रिसर्च कम हो रहा है, रिसर्च पब्लिकेशन कम हो रहा है कंपेयर टू दूसरे एडवांस कंट्री की तुलना में, ये एक इशू है। और दूसरा ये भी है कि जो इकोसिस्टम होना चाहिए, कि जो भी भारत में रिसर्च हो रहा है या जो बाहर में रिसर्च हो रहा है फंडामेंटल साइंस को लेके, उससे जो प्रोडक्टाइजेशन हो रहा है, जो कि पार्ट ऑफ PAR है, उसमें भी लेके भारत को अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है। क्योंकि ये प्योर एकेडमिक वर्क ना होके PAR, इसमें बहुत सारे दूसरे स्टेप्स भी हैं। जैसे उसको जो भी रिसर्च के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट निकला, उसको हमको लेबोरेटरी कंडीशन में उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है, उसको लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में हमको प्रोटोटाइप को बना के चेक करना है, फिर हमको उसको रियल ऑपरेटिंग कंडीशन में बना के चेक करना है, फिर उसकी लाइफ साइकिल टेस्ट करना है। इस तरीके से कई मल्टीपल स्टेप्स इटरेशन लेने के बाद में किसी टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी होती है, एक प्रोडक्ट का रियलाइजेशन होता है। तो ये एरिया जो है किसी प्रोडक्ट का रियलाइजेशन के लिए, किसी प्रोडक्ट को में जो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च जो एक्टिविटी है, इस एरिया की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये इसी पोस्ट एकेडमिक रिसर्च से ही इंडस्ट्री का इंटरफेस है। क्योंकि इंडस्ट्री डायरेक्टली आपके रिसर्च पेपर का इंडस्ट्री के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं रिसर्च पेपर और प्रोडक्ट के बीच में, जो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद एक सर्टेन लेवल में जब आपका रियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद इंडस्ट्री कैन टेक अप द रिमेनिंग वर्क।
उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक निश प्रोजेक्ट वो बना सकते हैं। तो एकेडमिया जो है वो अगर अपना रोल केवल रिसर्च पेपर पब्लिश करने तक अगर अपने को सीमित रखें तो उसका इकोनॉमी में, उसका हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री में कोई खास उपयोग नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उस इंटरमीडिएट स्टेप्स में भी एकेडमिया या रिसर्च लेबोरेटरी को आना चाहिए, जो सो दैट वो किसी टेक्नोलॉजी या किसी प्रोडक्ट को उस लेवल तक ला सकें जिस लेवल के बाद इंडस्ट्री कैन टेक देम टू नेक्स्ट लेवल। तो उसके लिए जो ऑथर का कहना है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे को एक फ्रेमवर्क के तहत अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, फंडिंग एजेंसीज में उन सारी चीजों को हमको इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच में एक डिस्कनेक्ट रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री विल नॉट बी एबल टू हार्नेस और एब्जॉर्ब whatever the outcome of any research institution, क्योंकि वो मिसिंग लिंक यहाँ पर है जो कि किसी भी रिसर्च आउटकम को उसके प्रोडक्ट रियलाइजेशन के बीच में कनेक्ट करती है। तो उस संदर्भ में ऑथर का सजेशन है कि एकेडमिया को अपनी प्रायोरिटी को रीओरिएंट करना है और उनको ऐसे रिसर्च करना है जो कि नेशनल नीड को एड्रेस करते हैं, और उनको ना केवल एकेडमिक रिसर्च जो कि जिसका आउटकम एक पेपर का पब्लिकेशन हो गया उतने तक ही अपने को सीमित नहीं रखना है, बल्कि पोस्ट एकेडमिक रिसर्च मतलब उसको किसी प्रोडक्ट के रियलाइजेशन में जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं उसमें भी एकेडमिया को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि देन द टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट विल बी रियलाइज्ड, और ये उन्हें उसको रियलाइजेशन के लिए नेसेसरी इनपुट, एक्सपर्टाइज इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना है, जिससे कि इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी बढ़ सके। लेकिन ये तभी संभव है कि जब एकेडमिया में जो रिवार्ड सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में रीओरिएंट किया जाए। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि एकेडमिया में आपको अगर फोकस ये है कि आप पेपर पब्लिश करो, पब्लिश और पेरिश, दिस इज द वे थिंग्स हैपन देयर। लेकिन पब्लिकेशन और उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या उसका कोई प्रोडक्ट रियलाइजेशन में अगर उसकी उपयोगिता नहीं है और केवल फॉर द सेक ऑफ पब्लिकेशन रिसर्च किया जा रहा है, तो ये चीजें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ या नेशनल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो जो एक रिवार्ड सिस्टम है कि पब्लिश और पेरिश, उसको हमको सेकेंड लेवल पे लेके जाना है, और हमको ये भी देखना है कि जो रिसर्च हो रहा है, जो पब्लिकेशन हो रहा है, और उसके साथ में जो अर्ली स्टेज PAR एक्टिविटी हो रही है, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ये दोनों चीजें, AR प्लस अर्ली स्टेज PAR, ये दोनों चीजें किसी भी इसको भी रिवार्ड के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि केवल AR अलोन हैज नो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसलिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, प्रोडक्टाइजेशन के लिए अर्ली स्टेज PAR एक्टिविटी इज ऑल्सो नेसेसरी फ्रॉम एकेडमिया। तो ये दोनों एक्टिविटी को ही हमको एकेडमिया को रिवार्ड के लिए
एज ए बेंचमार्क हमको क्रिएट करना चाहिए विद इन इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें फंडिंग होती है गवर्नमेंट की पैसे की, टैक्स पेयर की पैसे की, और इनको हमको देखना है कि ये जो गवर्नमेंट का पैसा है किस तरीके से पब्लिक गुड के लिए, नेशनल कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है, जो कि यूज होना चाहिए। और उसमें जो रिसर्च आउटकम है वो किस तरीके से उनका टेक्नोलॉजी में या प्रोडक्टाइजेशन में वो हेल्पफुल हो रहे हैं, वो हमारा आउटकम होना चाहिए। तो उसके लिए एक जो फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है, यहाँ पर ऑथर उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये काफ़ी रिलेवेंट पेपर है और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट में जो भी पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट का पब्लिक मनी जा रहा है, उसके आउटकम मेजरेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ वो एक फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए जिसके हर स्टेज पर चीज़ों को मेजर किया जा सके और आउटकम को टेस्ट किया जा सके। This concludes the analysis of today's article. I hope this analysis will prove useful to you for improving your understanding. Thank you.